बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम लैम्बर्ट्स बेयर लॉ की बात करेंगे और आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं लैम्बर्ट्स बेयर लॉ की, ये भी हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन दी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें मैंने देखा कि 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को हमने डिस्कस किया और फिर हमने देखा कि इनमें से कौन सी अलाउड ट्रांजिशंस हैं, कौन सी फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप विजिट कर सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ यूवी विजिबल लाइट, लैम्बर्ट्स बेयर लॉ। एब्जॉर्प्शन थ्योरी की बात कर लेते हैं इन केस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन होता है, जिसको हम क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, क्वांटिफाई कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो फॉलो करता है लैम्बर्ट बेयर लॉ को फॉलो करता है। दिस इज आवर सोल्यूशन, दिस इज आवर सोल्यूशन। ओके, तो ये हमारे पास सोल्यूशन पड़ा है। हमारे पास क्या आती है, यूवी विजिबल लाइट आती है और इसमें से पास आउट होती है और इसमें से कुछ हिस्सा इसका एब्जॉर्ब हो जाता है और इसमें से कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो बेसिकली वो जो एब्जॉर्प्शन होती है बेसिकली इसमें वही हमारी क्या होती है, बेसिकली हमें क्वान्टिफाई दे रहा होता है, हमें रिजल्ट दे रहा होता है। तो लैम्बर्ट बेयर लॉ कहता है कि जिसकी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ग्रेटर होगी उतनी ज़्यादा अब्जॉर्बेंस होगी। आपका सोल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। जितनी कंसंट्रेशन ग्रेटर होगी तो अब्जॉर्बेंस भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ये कौन कहता है, ये आपका बेयर्स लॉ कहता है, ठीक है। और लैम्बर्ट कहता है कि जितनी आपकी इस क्यूबिट की विड्थ, यानी कि यह सोल्यूशन की विड्थ या क्यूबिट कह लें आप, इसकी विड्थ ग्रेटर होगी तो आपकी जो यूवी विजिबल लाइट होगी वो उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो जिससे आपकी जो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू आएगी, अब्जॉर्बेंस आएगी, वो उतनी ज़्यादा आएगी। तो दिस इज़ नाउन एज बेयर्स लॉ। तो इसको हम क्या कहते हैं, बेयर्स लॉ। तो दोनों को जब हम कंपेयर करवाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट लॉ अब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, बेयर्स लॉ कहता है कि अब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। जब हमने इसको कंबाइन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई और फिर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं एंड दिस इज नाउन एज अब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट। दिस इज नाउन एज अब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट, या इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। दिस इज नाउन एज कोफिशिएंट ऑफ एक्सटिंक्शन। और बेसिकली ये हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो इसी कोफिशिएंट ऑफ एक्सटेंशन के बेस पे हमें एनालाइट की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो जितनी उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितनी हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, ठीक है, तो उस वक्त इसकी जो अब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू होगी वो भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका यूनिट का बात कर लेते हैं। तो इसका यूनिट को देखें तो अब्जॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं होता, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, कंसंट्रेशन को अगर हम ग्राम में लेते हैं, ग्राम पर लीटर में, तो ये आपका यूनिट आ जाता है। दिस इज़ नाउन एज अब्जॉर्प्टिविटी, सिंपल अब्जॉर्प्टिविटी कहते हैं इन केस ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हम मोल में कंसंट्रेशन लेते हैं तो उसको हम कहते हैं मोलर अब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, मोल पे, मोल पर लीटर में उसका यूनिट लेते हैं तो देन आपका ये यूनिट होगा। दिस इज नाउन एज मोलर अब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट। तो दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर अब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ओके स्टूडेंट, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखें, रेडिएशन सोर्स से जो लाइट आती है और वो सैंपल उसको एब्जॉर्ब करता है, तो जो एब्जॉर्बिंग लाइट होती है, जो इनकमिंग लाइट होती है, वो क्या कहलाती है, दिस इज़ नाउन एज इंसिडेंट लाइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह वो जो लाइट जो सोल्यूशन एब्जॉर्ब नहीं करता और ट्रांसमिट कर देता है, तो दिस इज़ नाउन एज ट्रांसमिटेड लाइट। ओके हो गया। तो इसके लिए फिर यही वजह है कि जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, 2 मोड्स चूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा IR में भी, यूवी में भी आप दोनों मोड यूज़ कर सकते हैं। अब्जॉर्प्शन मोड भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसमिटेंस मोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपको एक वैल्यू डिटरमाइन है, अगर आप अब्जॉर्प्शन लेते हैं तो आप उसको ट्रांसमिटेंस में मैनेज कर लें, और अगर ट्रांसमिटेंस है तो जनरली आप क्या लेते हैं, अब्जॉर्बेंस के निकाल लेते हैं। ओके, तो इसका फार्मूला क्या है, ट्रांसमिटेंस दैट इज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट ओवर, हमारे पास जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है डिवाइडेड बाय इंसिडेंट लाइट, और या हम इसको कहते हैं पावर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। अगर आपको ट्रांसमिटेड लाइट की पावर का पता चल जाता है
और इंसिडेंट लाइट की पावर का पता चल जाता है, तो देन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट में वो लाइट ट्रांसमिट हुई है। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, तो ये फार्मूलाज आपने याद रखने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एब्जॉर्बेंस का अगर ट्रांसमिटेंस के हवाले से रिलेशनशिप देखें तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू दी लॉग ऑफ 1/t। अगर आपको ट्रांसमिटेंस दे दी जाती है तो आप क्या करते हैं, उसको इन्वर्स लेके, वैल्यूज़ का इन्वर्स लेके लॉग ले लें और एब्जॉर्बेंस आ जाएगी। इसी तरह आप जो है ना वो एब्जॉर्बेंस दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस, तो इस तरह भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह एक और फार्मूला है कि लाइक एब्जॉर्बेंस अगर आपने लेना है तो लॉग ऑफ इंसिडेंट लाइट डिवाइडेड बाय दी ट्रांसमिटेड लाइट। अगर आपका ट्रांसमिटेंस होती है तो उसके इसमें फार्मूला क्या बनता है, लॉग, उसका सिंपल फार्मूला होता है ट्रांसमिटेड लाइट ओवर इंसिडेंट लाइट, जबकि एब्जॉर्बेंस का होता है लॉग ऑफ इंसिडेंट लाइट ओवर ट्रांसमिटेड लाइट। इस तरह एक और रिलेशनशिप है, अगर आपको परसेंटेज ट्रांसमिटेंस गिवन हो तो आप इजीली जो है ना वो अगर आपको एब्जॉर्बेंस गिवन हो तो आप इजीली परसेंटेज ट्रांसमिटेंस निकाल सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल यानी कि कैलकुलेशन है, तो ये आपने याद रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये न्यूमेरिकल गिवन है, तो दिस इज़ योर असाइनमेंट, तो आपने खुद इसको सॉल्व करना है। ओके, तो अब क्या होता है एक्चुअल में, बेसिकली जब हमारे पास इंसिडेंट लाइट आती है और वो यूवी विजिबल लाइट आती है और सैंपल हमारा अब्जॉर्ब करता है, तो एक्चुअल में जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस होती है वो 2 टाइप की डेविएशन शो करती है। अगर तो हमारे पास एक्चुअल में जो हमारे पास एनालाइट मौजूद है वो सारी की सारी हमारे पास अब्जॉर्बेंस दे देता है, तो देन दिस इज़ नाउन एज स्टैंडर्ड। ठीक है, सम टाइम क्या होती है, वो आपकी जो एब्जॉर्बेंस होती है वो एक्चुअल एब्जॉर्बेंस से क्या करती है, डेविएट कर जाती है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकती है, नेगेटिव डेविएशन भी हो सकती है। तो फिर हमने इसको क्या करना होता है, इसको रिमूव करना होता है और देखना होता है कि ये बेसिकली डेविएशन किस वजह से आई है। इट गिव द अब्जॉर्बेंस वैल्यू एट ईच वेव लाइट, ठीक है, 1 से लेकर 2 to 8 नैनोमीटर तक ये हर स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ये अब्जॉर्बेंस देता है। जैसे यूवी विजिबल लाइट उसमें से पास आउट होती है तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसकी हर वेवलेंथ के ऊपर अब्जॉर्बेंस की वैल्यू देता है। 201 से स्टार्ट करता है और 800 तक ये एक यानी कि स्कैन करता है इसको। इफ स्ट्रेट लाइन अकर्स इट फॉलोज द लैम्बर्ट बेयर लॉ। अगर आपकी अब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ की वैल्यूज़ के बीच में स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो इट मीन्स आपका लैम्बर्ट बेयर लॉ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, एंड लिनियरिटी है उसमें मौजूद लिनियरिटी है, और आपकी जो सैम्पलिंग है और बाकी जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ओके है। ठीक है, और अगर डेविएशन होती है या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, जिस तरह हमने कहा कि जो रिजल्ट्स अंडर एस्टिमेशन हो सकते हैं या ओवर एस्टिमेशन हो सकते हैं, तो ये फिर हमें देखना पड़ेगा ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये बेसिकली होता है कंसंट्रेशन की वजह से भी होता है। अगर आपका सोल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड होता है तो जनरली वो जो आपकी वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चली जाती है, अब्जॉर्बेंस इंक्रीज़ कर जाती है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपने उसको डाइल्यूट करना होता है। और अगर आपका सोल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूटेड है तो फिर उसकी जो वैल्यू होती है वो आपके स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या कर जाती है, वो नीचे चली जाती है, अंडर एस्टिमेशन रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो नेगेटिव डेविएशन होती है, तो देन यू हैव टू प्री कंसंट्रेट, फिर आपने उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होता है। ओके, ये आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं इसको। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि लिमिटेशंस प्लस फैक्टर्स अफेक्टिंग दी बेयर लैम्बर्ट्स लॉ। तो बेसिकली वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेयर लैम्बर्ट लॉ को इफ़ेक्ट करते हैं और बेयर लैम्बर्ट लॉ की लिमिटेशंस कॉज करते हैं और आपकी लिनियरिटी कर्व नहीं आती, तो उसको देख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन का फैक्टर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो बेसिकली अगर आपका सोल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है तो देन आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चली जाएंगी, तो देन यू हैव टू डाइल्यूट इट, और अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो देन यू हैव टू प्री कंसंट्रेट। तो इस तरह आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक एरर आ सकती है, यानी कि कंसंट्रेशन की वजह से आपका लैम्बर्ट बेयर लॉ फॉलो नहीं कर सकता स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को, स्टैंडर्ड कर्व को, और उसको हम कहते हैं डेविएशन कहते हैं। आइदर इट विल बी द पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इसी तरह आपने ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ओके, रेडिएशन सोर्स। तो रेडिएशन सोर्स भी काफ़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो बेसिकली रेडिएशन सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक। क्या है, आपका रेडिएशन सोर्स जो है वो मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, जो अलाउ करे ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ, और वो वेवलेंथ होनी चाहिए जिस पे आपकी मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस आए। ठीक है, जिस पे आपकी मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस मिले।
तो इसलिए हमारी जो लाइट होती है बेसिकली यूवी विजिबल लाइट वो पॉलीक्रोमेटिक होती है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अगर आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, तो देन आपकी लैम्बर्ट बेयर लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देन यू हैव टू यूज़ द प्रिज्म। फिर आपको मोनोक्रोमेटर यूज़ करना पड़ेगा। वो प्रिज्म भी हो सकता है, वो आपका फिल्टर भी हो सकते हैं, वो आपकी जो है ना वो बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमारे पास सोर्सेज हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैं, ठीक है, लाइक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ओके हो गया, तो फिर आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह इंटरफेरिंग सब्सटेंसेस, अगर आपकी कोई इंटरफेरिंग सब्सटेंस मौजूद है आपके सोल्यूशन में, तो देन इट एब्जॉर्ब द यूवी लाइट एंड हेंस एनालाइट डज नॉट एब्जॉर्ब द लाइट। तो अगर आपकी इंटरफेरिंग सब्सटेंस आपके सोल्यूशन में मौजूद है, तो वो एनालाइट को, जितनी एनालाइट ने उस लाइट को, यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करना था, वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपके एक्चुअल में एनालाइट की कंसंट्रेशन आपकी फाइंड आउट नहीं होगी और आपका लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होगा। तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, देन यू हैव टू रिमूव दीज इंटरफेरिंग सब्सटेंसेस। तो इसका स्पेशल हल है। इसी तरह स्ट्रे रेडिएशन, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रे रेडिएशन, भाई भटकी हुई, जिस रेडिएशन का असल रास्ता है, अच्छा भटका हुआ इंसान किसको क्या कहते हैं, जो एक्चुअल जिसका रास्ता है वो उस रास्ते पे ना चले बल्कि उसकी इधर उधर की एक्टिविटीज़ करे, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्ट्रे रेडिएशन। तो बेसिकली जो आपके यूवी विजिबल का जो रास्ता है वो ये है कि उसको आना चाहिए मोनोक्रोमेटर से गुजरे, मोनोक्रोमेटर के बाद डायरेक्ट सैंपल से गुजरे, सैंपल से गुजरने के बाद फिर आपका जाके डिटेक्टर तक जाके पहुंचे। दिस इज़ द वे, ये एक्चुअल में वे है। और सम टाइम इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से, मिसमैच सेल की वजह से, इंस्ट्रूमेंटल जो है ना वो रिप्लेसमेंट की वजह से, कुछ फ्लॉ की वजह से क्या होता है, वो जो आपका सोर्स होता है, वो जो लाइट होती है, वो आपकी कुछ लाइट क्या होती है, वो डायरेक्ट सैंपल से नहीं गुजरती बल्कि सैंपल से इधर उधर से गुजर के वो डिटेक्टर तक चली जाती है। जब वो वहाँ तक जाएगी तो आपकी एक्चुअल में डिटेक्टर समझता है कि दिस इज़ द सैंपल, डिटेक्टर समझता है कि बेसिकली दिस इज़ द लाइन ऑफ सैंपल, तो उसका सिग्नल दे देता है और आपकी एक्चुअल में एनालाइट की कंसंट्रेशन जो है वो अब्जॉर्बेंस नहीं मिलती। तो दिस इज़ नाउन एज स्ट्रे रेडिएशन। तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने उसको इंस्ट्रूमेंट को आपने चेकआउट करना होता है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह स्टेबिलिटी ऑफ सैंपल, स्टेबिलिटी ऑफ सैंपल, सम कंपाउंड्स आर अनस्टेबल सो यू हैव टू रन इट इमीडिएटली। जब भी आप कुछ सैंपल प्रिपेयर करते हैं, यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंट पे जाके रन करवाते हैं, तो उनमें से कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जो आपके अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, वो फ़ौरन ही क्या होते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या करना होता है, उनको फ़ौरन आप जैसे ही सैंपल प्रिपेयर करें, फ़ौरन जाके यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंट पे जाके उसकी रीडिंग ले लें, अदरवाइज वो सैंपल डीकम्पोज हो जाएगा और आपको एक्चुअल में एब्जॉर्बेंस की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और फैक्टर है, सम टाइम जो सैंपल आपका होता है वो क्या होता है, वो लाइट सेंसिटिव होता है। जैसे ही लाइट उस पर पड़ेगी वो आपका सैंपल डीकम्पोज हो जाएगा और आपका एक्चुअल में वैल्यू नहीं आएगी। तो फिर उन सैंपल को क्या करना आना पड़ता है, उनको डार्क में रखना पड़ता है, आपने देखा भी होगा। तो उसको डार्क जो है ना वो डार्क जगह पे रखना पड़ता है ताकि वो डीकम्पोज ना हो। तो जनरली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर जब भी आप एनालाइज करें तो सैंपल प्रिपेयर करें और जाके आप जो है ना उसको प्रकार कर लें, परफॉर्मेंस कर लें, उसको रन कर लें सैंपल्स को। ओके हो गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट। इफ टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट चेंज देन नेचर ऑफ द एनालाइट चेंज एंड इट्स गॉट डिसोसिएटेड। तो बेसिकली याद रखिएगा आपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना है। जनरली हम क्या करते हैं, हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं और फिर हम कहते हैं भाई आज सैंपल नहीं करेंगे, मुझे काम है, ठीक है, मैंने 3 दिन जो है ना फलां जगह पे जाना है, तो उसके बाद 3 दिन के बाद आके उस सैंपल को रन करना है। तो क्या जब आपने सैंपल प्रिपेयर किया, ठीक है, या सम टाइम इस तरह करते हैं कि कुछ सैंपल एक दिन प्रिपेयर करते हैं और बाकी सैंपल जाके दूसरे दिन जाके प्रिपेयर करते हैं। तो भाई दोनों डेज के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है, और अगर दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो फिर एनालाइट की डिसोसिएशन में भी डिफरेंस होगा, देन आपकी वैल्यूज़ में भी डिफरेंस आएगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने तो खुद जो है ना वो IR पे भी काम किया है, अपने हाथों से IR इंस्ट्रूमेंट चलाया है, ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इसके अलावा यूवी विजिबल को चलाया है, GCMS को हमने देखा है। तो मैंने ये नोट किया है एटॉमिक इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जब बंदा एक दिन वैल्यूज़ लेता है और जब अगले दिन मैंने जाके सैंपल की वैल्यूज़ ली तो मैंने देखा कि वो वैल्यूज़ चेंज थी। हालांकि उसको कोई इतना चेंज नहीं लाया था, कोई ऐसी चीज़ उसमें हमने नहीं की थी, लेकिन जब नेक्स्ट डे जाके मैंने परफॉर्मेंस की, जब उसको नोट किया वैल्यूज़, तो वो अब्जॉर्बेंस की वैल्यूज उसी सैंपल की वो डिफरेंट आ रही थी। तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, लास्ट जो हमारी फैक्टर्स है वो है मिसमैच सेल्स।
क्या कहते हैं, मिसमैच्ड सेल्स। तो इफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कैलिब्रेटेड देन रिजल्ट विल बी दी इनएक्यूरेट। तो ये बेसिकली जो मिसमैच सेल होता है, दिस इज ड्यू टू दी अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो देन यू हैव टू यूज, देन यू हैव टू कैलिब्रेट दी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आपने उसको कैलिब्रेट करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थी जिनकी वजह से आपका लैम्बर्ट बेयर लॉ डेविएट हो जाएगा और आपको एक्चुअल में आपके सैंपल की एब्जॉर्बेंस नहीं मिलेगी, तो आपको एक्चुअल में ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट दिस पॉइंट? यस, ओके।